हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम भारत की जनगणना के बारे में आप बच्चों को विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, जब जनगणना की बात की जाती है तो जनसंख्या से संबंधित कई सारी विशेषताओं को शामिल किया जाता है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी की सारी विशेषताओं को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिसमें देखिए जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के संबंध में जो डेटा है वो इसमें आते हैं, जनसंख्या घनत्व से संबंधित डेटा इसमें आते हैं। इसके अलावा लिंग अनुपात, साक्षरता का स्तर, कार्यशील जनसंख्या का किस तरीके से विभाजन है, आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, धर्म अनुसार जनसंख्या। तो विस्तार से हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बच्चों तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो एक काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो हमारा प्राइवेट वीडियो रहेगा, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगा। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये कंपटीशन के नज़रिए से हमने पूरा का पूरा चैप्टर बनाया है, पूरी की पूरी टॉपिक तैयार किया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में की गई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन ये जो है जनसंख्या वो कोई विधिवत या साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई। भारत में क्रमबद्ध जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करने का काम जो है, यानी कि क्रमबद्ध जनगणना जो है वो शुरुआत हुई है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की अवधि में। आजाद भारत में पहली जनगणना 1951 में की गई और जिसमें टोटल मिलाकर 14 प्रश्न पूछे गए। और विश्व जनसंख्या जो दिवस है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, भारत में जो जनसंख्या का आकृति है, जिससे हमने एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है आपको जनसंख्या से रिलेटेड, उसमें हमने आपको बताया था कि 1921 को हम भारत की जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि 1921 तक भारत की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिली। लेकिन 1921 के बाद लगातार वृद्धि हुई है और 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या ने इसके बाद में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है और आज़ादी के पश्चात ये हमारी 7वीं जनगणना है। तो 2011 की जो जनगणना है उसको 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण जो है वो अप्रैल से लेकर सितंबर 2010 तक चला, जिसमें घरों की गिनती की गई। और जो दूसरा चरण है वो 9 फरवरी 2011 को प्रारंभ हुआ था, जो कि 28 फरवरी 2011 तक चला। इसके अलावा बच्चों सीएम चंद्रमौली जी 2011 जनगणना के आयुक्त हैं और इसका जो थीम है 2011 की जनगणना का वो है आवर सेंसेस आवर फ्यूचर्स। इसके अलावा बच्चों जनगणना जो है वो 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में की गई। इसमें 640 जिले थे, 7,933 कस्बे थे, 6,40,930 गांव थे। तो इस तरीके से जो ओवरऑल मतलब जनगणना है भारत की, वो बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है। 2011 की जनगणना की विशेषताओं के बारे में समझने के बाद अगर हम बात करें इसके डेटाज की, किस किस तरीके के आंकड़े इकट्ठे हुए हैं, तो आप अपनी साइड स्क्रीन पे देखते रहिएगा बच्चों, क्योंकि 2011 में अगर जनसंख्या की बात करें तो बच्चों भारत में 2011 में जो जनसंख्या है वो 121.05 करोड़ है, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या वो 121.05 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि विश्व में जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रखती है। जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है। भारत जनसंख्या के क्षेत्रफल की स्थिति में विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल भारत के पास मात्र 2.4% है। जबकि विश्व में जनसंख्या के नज़रिए से भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है, सबसे पहला स्थान चीन रखता है, ऐसा तो आपको पता ही होगा। बात करें बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर की, तो 2001 के मुकाबले 2011 में अगर हम देखोगे तो जनसंख्या में जो वृद्धि रही है वो 17.64% की रही है, यानी कि 2001 के मुकाबले 2011 में जनसंख्या 17.64% बढ़ गई है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जो सबसे बड़े राज्य हैं जनसंख्या के नज़रिए से, हम ये घटते हुए क्रम में बता रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है सबसे नंबर 1 में, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये जनसंख्या जो है, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जनसंख्या है महाराष्ट्र में,
फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो आप बच्चों को ये क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ सकता है कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। इस तरीके से बच्चों कोई भी रैंक आपसे पूछ सकता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो बच्चों ये बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, इसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद गोवा में और उसके बाद नागालैंड में। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो हमारा आप कह सकते हो सिक्किम है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके बाद पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद दादर हवेली, ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हो आप कह सकते हो घटते हुए क्रम में मतलब सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की हम बात कर रहे हैं वो है दादर नागर हवेली, दमन और दीप और लक्षद्वीप। यानी कि सबसे कम जनसंख्या है दादर नागर हवेली में, उसके बाद दमन एंड दीप में और फिर लक्षद्वीप में। यानी कि जनसंख्या का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हमने आपको अधिकतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। बात करें बच्चों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला है थाना, वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और अरुणाचल प्रदेश का दिवांग एक जिला है, वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो अगर आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप सब याद रखने की जिम्मेदारी देखिए आप ही की है, क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है, ठीक है जी। जनसंख्या का 69% भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जबकि 31% भाग जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहता है। यानी कि भारत में अधिकांश जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही जीवन व्यतीत करती है। और बच्चों भारत में 30.4% जनसंख्या ऐसी है जिसकी 14 वर्ष से कम आयु के, यानी कि एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए हमारे जनसंख्या का भाग। तो बच्चों इस तरीके से हमने 2011 की जनसंख्या के बारे में डेटा को एनालिसिस किया। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो देखिए जनसंख्या घनत्व का पहले मतलब समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में, ये सब एक वर्ग किलोमीटर हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। यानी कि टोटल जिस जगह घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत में 382 जो है वो जनसंख्या घनत्व पाया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि टोटल मिलाकर भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। बात करें बच्चों भारत में, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं बिहार, जहाँ पर 1106 जनसंख्या घनत्व है। पश्चिम बंगाल में 1028 जनसंख्या घनत्व है। केरल में 860 जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व है। और हरियाणा में 523 जनसंख्या घनत्व है। बात करें बच्चों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, वहाँ पे केवल 17 ही जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद मिजोरम का नंबर आता है जहां 52 जनसंख्या घनत्व है। सिक्किम में 86 जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 123 जनसंख्या घनत्व है और जम्मू कश्मीर में 124 जनसंख्या घनत्व है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को समझा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बिहार आता है और सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश आता है। तो बच्चों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में आप जाएं। बात करें बच्चों राज्य की, तो दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कुल जनसंख्या घनत्व 11,320 है। जबकि जो है हमारा अंडमान और निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 46 व्यक्ति ही आप कह सकते हो कि जनसंख्या घनत्व है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में समझा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों लिंग अनुपात की, लिंग अनुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम 1000 पुरुष मान लेते हैं, तो 1000 पुरुष के पीछे अगर मान लीजिए 925 महिलाएं हैं, तो लिंग अनुपात 925 कहलाएगा। यानी कि इसी तरीके का जो ट्रेंड है वो भारत में है। तो अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो 2011 में अगर हम बात करें तो लिंगानुपात 940 है, जिसमें सुधार हुआ है 2001 के मुकाबले। लेकिन वहीं पर बात करें बच्चों 0 से 6 साल के बच्चों की, तो लिंगानुपात में कमी आई है। यानी कि अभी भी देखिए लड़कियों की जो संख्या है लड़कों के पीछे 2011 में वो 919 है और 2001 में ये 927 थी। यानी कि 2001 के मुकाबले 2011 में जो आप कह सकते हो बाल लिंगानुपात है उसमें कमी देखने को मिली है, जबकि ओवरऑल लिंगानुपात में सुधार देखने को
मिला है जनसंख्या के आंकड़ों में। अगर निरपेक्ष रूप की बात करें बच्चों तो 121.05 करोड़ जनसंख्या में से 62.37 करोड़ पुरुष जनसंख्या है, जबकि 68.65 करोड़ जनसंख्या स्त्रियों की है। 2011 की जनगणना की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात पाया गया जो कि 972 था, जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यह स्थिति बहुत ही भयावह है। वहां पर जो शिशु आप कह सकते हो बाल लिंगानुपात है वो मात्र 834 घट के रह गया है। तो बच्चों बात करें अगर हम सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्यों की तो केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जो कि 1084 है, तमिलनाडु में उससे कम 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है, मणिपुर में 992 है और छत्तीसगढ़ में 991 है। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है, वहां पर 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। बात करें बच्चों न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की तो सबसे बेकार स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा में मात्र 879 ही महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बच्चों जम्मू कश्मीर में 889 महिलाएं पुरुषों के पीछे, सिक्किम में 890 महिलाएं पुरुषों के पीछे, पंजाब में ये आंकड़ा जो है वो 895 है, जबकि उत्तर प्रदेश में स्थिति और खराब है जो कि 912 है। यानी कि ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो काफी बिगड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझा। इसके अलावा अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो पौंडीचेरी है। यहाँ पे 1037 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। लक्षद्वीप में ये जो आंकड़ा है ये 947 है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 947 है। अंडमान और निकोबार में ये संख्या जो है 878 है। दिल्ली में ये जो संख्या है वो 868 है। तो बच्चों ये सारे के सारे डेटा जो है वो आपको लर्न होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप बच्चों के लिए। इसके अलावा बच्चों बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि दमन और दीव सबसे खराब स्थिति में है। वहां पर मात्र 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे, जबकि दादर नागर हवेली में ये आंकड़ा जो है वो 774 है और चंडीगढ़ में ये आंकड़ा जो है वो 818 है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझने की कोशिश की कि भारत में लिंग अनुपात की स्थिति कैसी है। तो बच्चों बात करें अगर हम साक्षरता की स्थिति की तो साक्षरता के बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए साक्षरता का क्या मतलब है, पहले हमें वो समझना है। भारत में साक्षरता का मतलब है 7 वर्ष से ऊपर के वो बच्चे या वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं। तो साक्षरता की स्थिति में भारत की जो दशा है उसमें सुधार देखने को मिला है। तो 2011 की जनगणना में आप कह सकते हो 73% जो है भारत में साक्षरता दर है, यानी कि साक्षरता दर जो है वो पुरुषों में ज़्यादा अच्छी है जो कि 80.9 है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 64.6 है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर की तुलना में शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर की स्थिति अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर मात्र 67.8% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये साक्षरता जो दर है वो 84.11% है। बच्चों अगर हम बात करें साक्षरता के बारे में आगे तो मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर 5 राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है 94%, मिजोरम उसके बाद आता है, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये सारे के सारे घटते क्रम में हैं। केरल नंबर 1, मिजोरम नंबर 2, गोवा नंबर 3, त्रिपुरा नंबर 4 और हिमाचल प्रदेश नंबर 4 आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्यों की बात करें अगर हम तो बिहार में सबसे कम साक्षरता अनुपात है जो कि 61.8% है, यानी कि वहां पर केवल 61.8% लोग ही पढ़ लिखने की क्षमता रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता दर जो है बिहार के बाद मतलब बिहार के मुकाबले सेकंड स्थिति में है, निचले से ऊपर बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो साक्षरता की स्थिति में पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अधिकतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है जिसमें 91.8% साक्षरता है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में जो है वो दादर नागर हवेली आता है जिसमें 76.2% जनसंख्या काम करती है। इसके अलावा बच्चों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्यों में बिहार सबसे पहले आता है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर और फिर उत्तर प्रदेश। तो बच्चों ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली लर्न इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको लर्न कर लोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 4 पॉइंट्स हैं जनसंख्या का, जनसंख्या घनत्व का, लिंगानुपात का और साक्षरता स्तर के बारे में हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की। बचे हुए टॉपिक पर बच्चों हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करके पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।